सियासत का यही फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। वो बूढ़ी आंखें जो एक दौर से राजनीति को देख रही हैं, वो युवा जो आज राजनीति का हिस्सा है, वो महिलाएं जो आज भी जब ग्रुप में बैठती हैं तो नेता कौन बनेगा जरूर इसकी चर्चा छिड़ती है। इस बार के विधानसभा चुनाव को बड़े गौर से देख रही हैं। हालांकि हर बार के चुनाव रोचक और रोमांचक होते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ एक अलग टिंज है इसमें। चुनाव में किसकी सरकार बनेगी प्रिडिक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में इस वक्त हम हैं निरसा विधानसभा में और मासस के कार्यालय में हैं। हमारे साथ माले के यूथ विंग के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। उनसे जानेंगे आज हम और निरसा की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोमनाथ जी हैं। सबसे पहले जोहार सोमनाथ जी। नमस्कार, धन्यवाद आप लोग का। सोमनाथ जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें, हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो। नहीं, ठीक है, परिचय ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा, कब से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं माले से? माले से अगर डायरेक्ट लेफ्ट की पॉलिटिक्स के साथ कहें तो 22 साल से मैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स में हूँ। पार्टीगत बात करें तो मोटा मोटी 2 साल, 1.5-2 साल से हम लोग माले के यूथ विंग में जो है काम कर रहे हैं। जी, निरसा से ही हैं आप या बाहर से? नहीं, मैं निरसा से बाहर से हूँ, बट धनबाद से हूँ। धनबाद से हैं। अच्छा, निरसा में इस बार जो है काफ़ी रोचक मुकाबला है। इससे पहले भी ऐसा होता आया है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया आमतौर पर कि 2-3 चेहरे हैं, 1-2-3 में आगे पीछे होते रहते हैं। अपर्णा सेन गुप्ता हो, अरूप चटर्जी हो या फिर अशोक मंडल जी हो। पार्टियां बदलती रहीं लेकिन चेहरे वही रहें। क्या कहेंगे, इसका कारण क्या नज़र आता है? हमको लगता है इसमें एक ही कैंडिडेट हैं जिनका ना पार्टी बदला ना झंडा बदला। जी, ठीक है। अगर माले और मासस के विलय को आप देखेंगे तो वो एक विलय प्रक्रिया है, वो कोई दल बदलने की प्रक्रिया नहीं है। जी। तो अगर उस तरह से देखें तो बस एक ही है कि अरूप चटर्जी हैं जो आज कल भी लाल झंडे के साथ थे, आज भी लाल झंडे के साथ है। उनके पिता भी लाल झंडे के साथ थे, वो भी लाल झंडे के साथ है। तो एक हम ही लोग को लगता है कि जनता के सुख दुख दर्द दुख सुख में एक अरूप चटर्जी ही ऐसी शख्सियत है इस विधानसभा के अंदर हम लोग देखते हैं, जो कभी बदला नहीं है। वो जनता के साथ वैसे ही खड़े रहते हैं 24। अरूप जी को आपने कितने वर्षों से देखा है उनकी राजनीति को? मैं जब से लेफ्ट पॉलिटिक्स में हूँ तब से हूँ, बचपन से, मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट में जब पढ़ता था उस समय से मैं पार्टी में सक्रिय रहा और 20 साल से ऊपर ही हो गया। जी, जब बात होती है लेफ्ट की तो बात राइट की भी होती है और कुछ लोग जो न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं उनकी भी होती है। लेफ्ट में ऐसा क्या अट्रैक्शन था कि आप उस तरफ खिंच गए? देखिए, लेफ्ट में अट्रैक्शन क्या था कि श्रीलंका की तमाम जनता उसको अभी सरकार में ले आई। जी। लेफ्ट में क्या अट्रैक्शन था कि चे गुवेरा शहीद होने के बाद भी तमाम युवाओं के टी शर्ट में, तमाम देश में किसी भी जगह आप देखें, चाहे वो लाहौर विश्वविद्यालय हो, चाहे हिंदुस्तान के बड़े विश्वविद्यालय हो, HEC हो, आखिर तमाम बाउंड्रियों को तोड़ते हुए क्या मतलब मित्र राष्ट्र क्या दुश्मन राष्ट्र, तमाम जगह पर युवाओं के बीच में वो फैल गए। तो ये एक विचारधारा है जो बात करती है बदलाव की, है ना। राहुल संकीर्तन ने कहा था कि हर युवा को युवावस्था में कम्युनिस्ट जरूर होना चाहिए। जी। तो आप जब बदलाव की बात करते हैं, रिबेल की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता की बात करते हैं, तो उसमें एक आकर्षण होता है, ठीक है ना। और उससे भी बहुत बड़ी बात है, जो गहरी बात है कि भाई सबसे ज़्यादा मानवतावादी अगर कोई दर्शन है जो मानव को मानव के बराबर करने की बात करता है, समानता की बात करता है, तो वो कम्युनिस्ट है। तो मुझे लगता है कि इसलिए कम्युनिज्म जो है एक नए तरह का, और मतलब ये आप राइट विंग की बात करें ना, स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा है, अपने पत्राचार में खुद लिखा है कि साम्यवाद जो है इसको दुनिया एक दिन अपनाएगी और इसको एक बार अपना करके देखना चाहिए। ओके। तो ये जो चीज़ है, या हम लोग अगर आपकी क्या बोलते हैं कि हमारे जो सनातनी धर्म संस्कृति है उसके हिसाब से भी देखेंगे तो उसमें भी तमाम ऐसे श्लोक हैं जो कहीं ना कहीं मतलब एक साम्यवाद स्थापना की बात करते हैं। जैसे वसुदेव कुटुंब हो, सर्वे सुखंति भवन्तु हो, तो वो जो सर्वे सुखंति भवन्तु है वही तो
हमारा साम्यवाद है, उसी को तो हम कम्युनिज्म कहते हैं कि सब सुखी हो। सब सुखी कब होंगे? जब अर्थव्यवस्था में सबकी समान भागीदारी होगी, जी 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 सबके संसाधनों पर बराबर का हक अधिकार होगा। सर जी, आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, रियली अपीलिंग। लेकिन फिर भाजपा की बात करूंगी, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो भी तो कुछ ऐसा ही ध्येय रखते हैं। तो जनता जो है अरूप चटर्जी को क्यों वोट करे और अपर्णा सेनगुप्ता को क्यों ना वोट करे? अब अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे जी। तो हमें लगता है आपको जनता के बीच जाना चाहिए, जी और जनता के बीच जाना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि अरूप चटर्जी हारे हों या जीते हों, जी वो 24 घंटा जनता के बीच एज ए उनके रिप्रेजेंटेटिव है, हर मुद्दे पर उनके बीच में एज ए रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके और बाकी के लोगों को भी निरसा की जनता ने देखा है कि वो जब जीत के आते हैं तो उसके बाद फिर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। जी 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 अपर्णा सेनगुप्ता पे वापस लौटती हूँ। मैडम जो हैं, बहुत से लोगों से हमने बात की, वो कहते हैं कि मैडम जो है यहाँ रहती नहीं हैं, और जब चुनाव का वक्त आता है या कभी कभार उनका मन किया अगर तो निरसा वापस आ जाती हैं। क्या बात सच्ची है, और कैसे देखते हैं इस तरीके की पॉलिटिक्स को? अब देखिए, कौन कहाँ रहता है नहीं रहता, ये व्यक्तिगत चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं है। जी समाज के डाइल्यूजन में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर कोई घटना हो, कहीं पर दुर्घटना हो, खान मजदूरों के साथ की मामला हो, सड़क की दुर्घटना हो, फैक्ट्रीज़ के आंदोलन हो, या आम जनता के सुख दुख दर्द, है ना, मतलब ये नहीं कि यदि दुख ही नहीं, जी उनके सुख में हो, छोटी छोटी खुशियों में भागीदारी हो, है ना, जी छोटी छोटी कुछ इवेंट्स में भागीदारी हो, तो इन तमाम चीज़ों में हम लोग सामाजिक डाइल्यूजन में, मतलब इसमें हमको क्या कहना है, आप भी हैं, हम भी हैं, तमाम लोग हैं, सोशल मीडिया पर है, आप वो कार्यक्रमों की श्रेणी तो उनको उपस्थिति देख सकते हैं। वो जनता के बीच में जो है नहीं है, और जनता, ये आप जनता से जाकर के फीडबैक ले ही सकते हैं। जनता तो मैंने आपको जो कहा है वो तो आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई नहीं रहता। हाँ, तो अब हमको ये चीज़ नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, यहाँ रहती है कि नहीं रहती है, ओके ठीक है, और ये व्यक्तिगत टिप्पणी मैं करूँगा भी नहीं। ओके हमारा है कि जो समाज की जो डाइल्यूजन है उसमें हमारी भागीदारी ज़्यादा है, जी 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 हमारी भागीदारी ज़्यादा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और हमारी भागीदारी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो 40% समाज की मुद्दों पे भागीदारी कर रही हैं, हम जो हैं हारे हुए रहते भी हम 60% कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। 90% 10% का फ़र्क है। मतलब यहाँ पर देखें तो माले मासे समाज जो के है, ज़रूरतों पर, उनके सुख हो या दुख हो या दर्द हो, उस पर अगर आप देखेंगे तो अरूप चटर्जी 90% टाइम उनके बीच में जनता के मुद्दों पर खड़ा है। 10% भी जो है और लोग नहीं दिखते हैं। वो चुनाव के समय चुनावी उसको कहा जाता है बरसाती मेढक, बिल्कुल तो वो बरसाती मेढक, चूँकि अभी होता क्या है ना कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं जो बचपन से निरसा को देख रहा हूँ, जी जी और मेरा जो एक इस पर समझदारी है, तो मेरा इस पर समझदारी कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। एक आदमी है, वो काम करता है। ओके तो कोई भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है कि कोई भी एक खेमा जो होगा, जो काम करेगा, जी आप किसी इवेंट में जाइए, पूरा काम करिए, तो उसमें 2 आदमी ऐसा जरूर होगा जो बैठ करके कहेगा ठीक से काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल होते हैं होते हैं। तो वो जो 2 आदमी जो ठीक से काम नहीं कर रहा वाले होते हैं, वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं पर जमा होते हैं और एक विपक्ष बनाते हैं। तो निरसा में अगर कोई, मतलब वो आप चुनाव जीतिए या हारिए नहीं, लेकिन जनता के बीच में, जनता का अगर कोई दादा है, जनता का अगर कोई विधायक है, जनता का अगर कोई प्रतिनिधि है, तो वो अरूप चटर्जी है। और वो जो बीच, जो किसी भी इवेंट में 2 लोग नहीं होते हैं जो बैठ के बोलता ठीक से नहीं कर रहा, जी जी वो जो फूफा जो लोग, उन लोगों का एक कुनबा जब जमा होता है, वो फिर एक विपक्ष बनाता है। वो यहाँ पर है, काम कोई नहीं करता, एक आदमी काम करता है, बाकी आदमी जो काम नहीं करने वाले में जो है होते हैं, उसमें से आते हैं। मतलब इस बार एनडीए जो है फूफा जी हो गए हैं निरसा में? नहीं, हमेशा से है, हमेशा से है। काम एक ही आदमी करता है। जी काम नहीं करने वाला कोई भी आदमी, आप कितना भी अच्छा काम करिए, फिर भी आपका एक विपक्ष तैयार होगा ना। बिल्कुल, वो जो तैयार होता है वो लोग हैं। ओके। निरसा की समस्या क्या है, इस बार का चुनावी मुद्दा देखिए, क्या है? निरसा के विकास में जिन लोगों की भागीदारी नहीं होती है, निरसा के विकास में, वो लोग का एक ऑटोमेटिक जो है, या आप जब अच्छा काम कर रहे हैं जी जी तो आप कुछ लोगों को जब आप न्याय करते हैं, कुछ लोगों को नाराज करते हुए चलते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, जी उतने की पॉलिटिक्स जो है बाकी के दोनों नेता तय करते हैं। बाकी जो मुख्य धारा की राजनीति है, निरसा मतलब अरूप चटर्जी। निरसा मतलब अरूप चटर्जी। चलिए, आइकॉनिक लाइन है। सर, जैसे यहाँ मैंने सुना है कुछ काफ़ी लोगों से तो बात नहीं हुई है, एक बरबेंदिया का पुल है शायद, उसका कोई मामला है, ज़रा विस्तार से हमें समझाइएगा, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्या मामला है और वो बन क्यों नहीं पा रहा है?
देखिए, अब ये सवाल तो फिलहाल तो जो सत्ता है जी उनके लिए रहने दीजिए। सत्ता इस बार तो जब हम सत्ता में आएंगे अगर तो आप तो हाँ कुछ करेंगे ना। तब हमसे पूछेंगे। अच्छा। अभी तो ये सवाल फिलहाल चुनाव में तो जो सत्ता में उनके लिए ये सवाल है। चलिए, इस बार जो है यहाँ पर चुनावी मुद्दा क्या है? अगर हम लोगों के पुराने विकास कार्यों की बात करेंगे तो हम लोग जो यहाँ पे काम किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक देख लीजिए, है ना, डीएवी स्कूल में भी बहुत भूमिका रही उसको स्थापना कराने में। तो तमाम तरीके हम लोग के जो काम है वो आप देख सकते हैं, है ना। मतलब निरसा में जो भी कुछ है जी या हुआ है वो अरूप चटर्जी का किया हुआ है। ओके। यहाँ बाकी मैडम से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। चलिए, मैं पूछूंगी, उनसे ही पूछूंगी। यहाँ पर देखा गया जो पैटर्न मैंने देखा है, 9 और 14 में अरूप जी को मौका मिला, 19 में फिर मैडम आई, 5 में भी मैडम का ही क्रेज था। क्या यहाँ की राजनीति ऐसा है क्या कि 5-10 साल में नेता बदल ही लेती है, इसलिए मौके मिल रहे हैं, या शख्सियत में दम है? देखिए, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जनता को लगता है कि बीच बीच में एक बार थोड़ा बदलाव करे या करके देखते हैं, तो वो जनता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जनता के मैंडेट पर सवाल उठाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनीतिक हस्ती, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जनता से ऊपर है। तो जनता को जो ठीक लगता है जनता करती है। ओके। तो इस बार जो है अरूप चटर्जी इंडिया गठबंधन का चेहरा है निरसा में? जी बिल्कुल, निरसा में इंडिया गठबंधन से अरूप चटर्जी चेहरा हैं और पूरे जनता का भी इस बार चेहरा है। मतलब पूरे निरसा विधानसभा का हम लोग तो देख रहे हैं कि एक बच्चा और एक मतलब नौजवान और तमाम लोगों का वो चेहरा है। जनता एकदम एक तरफ मन से, और हमको लगता है कि मतलब एकदम क्लीन स्वीप वाली स्थिति जनता के बीच में माहौल बना हुआ है अरूप जी का। जी ओके। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, इस बार की राजनीति को अगर मैं झारखंड की बात करूं, क्या लग रहा है किसकी जीत होगी और सत्ता कौन संभालेगा? नहीं, हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि झारखंड झारखंडियों की है, झारखंडियत की है, और जिस आदिवासी के बचाव और उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा को बचाने के लिए जिस संघर्ष के साथ झारखंड राज्य की स्थापना हुई है, और वहीं लोगों का, वैसे ही लोगों का जिनके लिए ये राज्य है, वो भारतीय जनता पार्टी, जैसे एक बार उनको झारखंड की जनता ने मौका दिया तो उन लोगों ने जिस तरीके से मतलब गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना और तमाम तरह के जो प्रयोग जो है लूटने के लिए किया है ना, वो तो हाथी उड़ हो गया झारखंड का। आप लोग तमाम लोग जानते हैं, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, भाजपा को जब यहाँ की जनता ने मौका दिया था, तो रघुवर दास जी हाथी उड़ा रहे थे बैठ करके, तो हाथी उड़ हो गया। बिजली बिल का क्या हुआ? भाजपा का शासनकाल जब था तो जनता ने बिजली बिल जमा किया, लेकिन बिजली विभाग को वो पैसा ही नहीं मिला, डीवीसी को वो पैसा नहीं मिला जी। तो ये सारे मुद्दे आए, तो सारे पैसे कहाँ गए? उसके बाद एक बार मौका मिला तो झारखंड को उस स्थिति में लूट के ला दिया। ये तो किसी तरह से धीरे धीरे पग चल के और झारखंड बनने के बाद से भी आप देखेंगे तो इन तमाम 24 सालों के दौरान किसकी सरकार रही? सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार रही। तो झारखंड को लूटने का काम कोई किया तो भाजपा ने किया। ठीक है ना? जी। सोरेन साहब की बात करना चाहूँगी। कई आरोप लगे उन पर कार्यकाल के दौरान जो बीता हुआ समय रहा, और काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी हुई जो लोगों को लगता है राजनीति के लिहाज से सिक्का जो है उसको खोटा साबित करती हैं। जैसे काफ़ी सारे फ्रॉड्स की बातें हुई। हालांकि मैया सम्मान उन्होंने लॉन्च किया, तो क्या लगता है ये जो मिली जुली राजनीति रही पिछले 5 सालों की, इस बार वोट दिलाने में हेल्प करेगी? मैं बताता हूँ जी। पिछले 5 सालों के दौरान कोविड भी रहा जी, ये आप भूल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तमाम भाजपा शासित राज्यों में जहां लाश से तैर रही थी, उस समय झारखंड का मैनेजमेंट और झारखंड सरकार की जो जनता के प्रति जवाबदेही जिम्मेदारी थी, उसको काबिले तारीफ आपको भी मानना चाहिए। क्या भूल गए कोविड को, लॉकडाउन को, कोरोना को, महामारी को, पैदल चलते मजदूरों को, तैरती हुई लाशों को? हमको लगता है कि वो सवाल आप भुला गए। सेना की जमीन का क्या हुआ? ठीक है, और ये फर्जी मुद्दा है, ये फर्जी मुद्दा है, ये फर्जी मुद्दा है। ये मुद्दा आप अगर देखिए, अगर ऐसा कोई बात होता, ये बात अगर सच में होता तो बहुत सारे लोग घुटने टेक रहे ना जी।
बहुत सारे लोग घुटने टेक रहे हैं। अभी तो वो सेना की ज़मीन का क्या हुआ, और हम कहते हैं कि भाजपा में जाने के बाद ये सवाल नहीं रह जाता। ओके। अगर वो घुटना टेक देते और बीजेपी में चले जाते तब सेना की ज़मीन नहीं रहती। मतलब ये सब ये सिर्फ इनका एक वो है, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये सेना तो सीमा, मतलब हमने कहा वो कि भाई हमारे घर में खाना नहीं है, वो कहते तुझे खाना की पड़ी है, सियाचिन में जवान खड़े हैं, बर्फ़ में जवान खड़े हैं। ये सब फर्जी मुद्दा भाई हमारी ठोस मुद्दे पे बात करो, झारखंडियत की बात करो, झारखंड के विकास की बात करो, झारखंड के हक अधिकार की बात करो। उतना झारखंड का आप कम से कम चुनाव के समय ही जो झारखंड का बकाया पैसा है, कोयले का बकाया पैसा है, वो पैसा हमें दे दो मोदी जी, वो ज़्यादा अच्छा है। और ये सब फर्जी मुद्दे हैं। ये सब भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हमलावर नजर आ रही है, कह रही है अगर हम सत्ता में आए, 2 टर्म में अगर आते हैं, राजनाथ सिंह जो आए उन्होंने परिवर्तन सभा को संबोधित किया था, 2 टर्म में आते हैं तो चुन कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। क्या ये मुद्दा है झारखंड का, और अगर है तो ये पूरी स्थिति बनी क्यों, किसकी गलती? 2014 से पहले मोदी जी के जितने इंटरव्यू हैं जी, उनको एक सिरे से चलाइए। ओके। देश का सब समस्या का जो कारण है वो समझ में आपको आ जाएगा। ओके, मतलब उसी से मतलब घुसपैठ पर मोदी जी का पहले का भाषण है जी कि सीमा किसके हाथ में है, सीमा का नियंत्रण किसके हाथ में है, घुसपैठ कौन करा रहा है, तो मोदी जी का सवाल है। ओके, मतलब विपक्ष को अगर शिकंजे में लेना है तो कुछ भी बोल दो, ऐसा है क्या अभी? नहीं, मोदी जी का खुद उनका सवाल है ना, उन्होंने खुद ये देखिए, मोदी जी का खुद का सवाल है जी। जब वो सत्ता में नहीं थे तो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे सवाल पूछते थे, तो उनका सवाल है कि सीमा की रेखाएं किसके हाथ में हैं, सीमा का नियंत्रण किसके हाथ में है, तो ये सवाल है। वो खुद पूछते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से कि सीमा का रेखा किसका है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि सीमा आपके हाथ में है, नियंत्रण आपके हाथ में है, तो पुलवामा कैसे हुआ, सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल वहाँ पूछा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर हम उनसे इंटरव्यू लेने तक पहुंच पाए तो जरूर पूछेंगे। भाजपा के नेताओं से पूछिए, भाजपा के नेताओं से पूछिए, सब आपकी तरह जवाब नहीं ना देते हैं। अच्छा, एक और सवाल, अशोक मंडल जी जेएमएम का पहले चेहरा थे, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि अंतिम तक दाव पेच लगा हुआ था, जब जेएमएम से उनका टिकट कट गया तो उन्होंने जेएलकेएम का दामन थाम लिया और अब कैंची छाप के से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा देखा गया है, मैंने पहले भी बोला, 1 2 3 वाली स्थिति रही है, कभी 4 में चले गए तो चले गए। क्या लगता है उनकी राजनीति को निरसा में कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, वो एक निरसा के नेता हैं और वो हर बार चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के समय कहीं ना कहीं से उनको टिकट मिल ही जाता है। चुनाव के समय ही आते हैं? हाँ, चुनाव के समय ही आते हैं। उससे पहले नजर नहीं आते हैं क्या? मतलब निरसा के और पब्लिक का नहीं कह सकती, तो पब्लिक फीडबैक आपको लेना चाहिए। जो पॉलिटिकल धड़ा है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनके बीच में एक उनका चर्चा चुनाव में ही आता है। चुनाव में ही आता है, हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो चुनाव में ही आते हैं और चुनावी नेता वो होते हैं। अच्छा, तो वो भी चुनावी नेता हैं? हाँ। चलिए, धन्यवाद। तो ये बातें हुई निरसा विधानसभा पर। हालांकि हर विधानसभा अपने आप में खास होता है, कहीं किसी एक पार्टी की हमेशा से चलती आई है, तो कई बार ये भी देखा गया है कई विधानसभाओं में कि हर बार एक नया चेहरा जो है वो जनता उसको चुनती है। और निरसा विधानसभा में इस बार क्या होना, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल सोमनाथ जी को आपने सुना, उनका कहना है इस बार इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। अरूप चटर्जी जी जो हैं वो पूरी तरीके से इलेक्शंस को स्वीप करने वाले हैं और जीतने वाले हैं।